हाय। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल त्रिहन टॉक्स। आज हम पार्ट 4 ऑफ आवर सीरीज 7 स्टेप गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग में डिस्कशन करेंगे। फाइनलाइज कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज। ये चीज़ मैंने तब हाईलाइट करी थी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज को सीख लें और देन उसको मास्टर करने की कोशिश करें। हम हर एक चीज़ को नहीं सीख सकते, तो देर इज़ ऑलवेज ए लिमिटेशन। तो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमें कुछ चीज़ों को सीखना है और उसको इम्प्रोवाइज करना है और उसको मास्टर करना है। तो जब मैं कहता हूँ कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज, तो मेरा क्या मानना है कि आप 3-4 तरीके भी अगर सीख लेंगे ट्रेडिंग करने के, तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी और हर एक मेथड जो होता है वो पर्सनलाइज्ड मेथड होता है। तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको सीखते हैं और उसको अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेते हैं। तो मैं आपके पास आज कुछ तरीके डिस्कस करूंगा। आप इनमें से कुछ को चूज कर सकते हैं, कुछ को मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको फंडामेंटल एनालिस्ट बनना है, टेक्निकल को यूज करना है, या आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जाना है और वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाना है। देर आर मेनी पार्ट्स, बट मैं यहाँ पे आज आपके लिए ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ ताकि हम उनको समझ सकें और देन आप उस पर डिसीजन ले सकें। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में जानना है। तो यहाँ पे की मैट्रिक्स जो हो जाते हैं वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी है, कंपनी ईपीएस कितना अर्न कर रही है, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट ज़्यादा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप जान लेते हैं तो इन एक फिल्टर बन जाता है आपकी वो कंपनियां डिसाइड करने के लिए जो फाइनलाइज आपके इन्वेस्टमेंट पैरामीटर को डिसाइड करने के हेल्प आउट करेंगी। मैंने आपके पास सामने स्क्रीन पे दो एग्जांपल्स रखे हैं जो हमने बहुत बार अपने अदर वीडियोस में भी सुने होंगे। सो मैं वही कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इजीली इस चीज़ को समझ सकें। तो पहली बात है कि इन्फोसिस। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो हमारी इंडिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है टीसीएस और इन्फोसिस है। नाउ इन्फोसिस की एग्जांपल हमेशा दी जाती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फंड फाइनेंशियल्स, कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ और सॉलिड बैलेंस शीट पे ऊपर है। पर क्या इन नंबर को समझना भी ज़रूरी है, सिर्फ कह देना ही अच्छा नहीं है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। तो इन्फोसिस ने कैसे परफॉर्मेंस दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इन्फोसिस अगर फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करें तो ये इन्फोसिस का मंथली चार्ट है। तो अगर हम देखेंगे पिछले 12-13 सालों में ये कंपनी कैसे कंसिस्टेंटली ग्रो करती है। तो अब हम इसके पीछे इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते इस स्टॉक में 2010 में, तो आज की डेट में आपके 100 रुपीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है, क्योंकि आज का स्टॉक प्राइस जो है वो 1999 है। अब इन्फोसिस के बारे में अगर हम इसके फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करें, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, तो आप देखें कि इन्फोसिस, पहली चीज आपको ये देखनी है कि कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी में आ रही है कि नहीं। तो हम 40,000 की 2013 की सेल्स की बात करें तो 40,000 करोड़ की सेल्स है। वो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ हो गई है। तो यानी कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में 10 सालों में टोटल 4 गुना की अपनी सेल्स की टॉप लाइन बढ़ाई है। और वो भी तब जब ये कंपनी एक बहुत बड़ी मार्क लार्ज कैप कंपनी है, 8,30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सिमिलर टाइम पे कंपनी के हम प्रॉफिट्स की बात करें तो जहां पे 2013 में इसके टोटल प्रॉफिट्स 9,429 करोड़ थे, आज की डेट में कंपनी जो है उसके 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और वो 26,000 करोड़ है। तो हम यहाँ पे इसका आसानी से जान सकते हैं कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली 12% की ग्रोथ शो करी है पिछले 10 सालों में। और कंपाउंडिंग यानी ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट्स भी है। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर कंपनी ऐसे परफॉर्म करती है तो उसका असर क्या होता है। देन रिजर्व्स की बात करें बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं इसी चीज़ को मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ। क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है फाइनली, जब एक्सपेंसेस निकालने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के लिए एक्रू होता है वो रिजर्व्स की लाइन आइटम में ऐड होता है। तो जैसे जैसे कंपनी के रिजर्व बढ़ते हैं उसकी नेटवर्क बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ये भी बढ़ रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी जो है वो अच्छी टॉप लाइन है और सेल्स भी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है। देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी कितने कैश फ्लोज इजीली जनरेट कर पाती है।
तो ये सारी चीजें उसके फेवर में जाती हैं। तो यहाँ पे उसका ROI, उसका ROC वो एक अच्छे लेवल के ऊपर चला जाएगा। आप देखें 20 का लेवल भी अगर आपकी कंपनी ROC और ROE दे रही है तो वो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ ये तो ROC जो है वो 40 का है और ROE जो है 30 का है। दैट्स वाई इन्फोसिस ने एज ए फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं HDFC का। HDFC बैंक ने भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाए ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स। दैट्स व्हाई एवरी फंडामेंटल इन्वेस्टर जो है आपको इस स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं। तो आप हम देखें कि कंपनी के रेवेन्यूज 2013 में जहां HDFC बैंक 35,000 करोड़ कर रहा था, वहां आज की डेट में वो 3,21,000 करोड़ कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का उनका टॉप लाइन ग्रोथ है। और अगर बॉटम लाइन की बात करें तो जहां पे EPS जो था हमारा 14 था और नेट प्रॉफिट 6,903 करोड़ था, वहीं पे आज की डेट में ये प्रॉफिट जो है 10 गुना से बढ़कर 71,000 करोड़ हो गया है। और हमारे पास सिमिलरली EPS ग्रोथ भी आती है। 10 सालों में कंपाउंडिंग के बेसिस पे भी हम देखें तो सेल्स का टॉप लाइन जो HDFC का 21 ग्रो करता है और प्रॉफिट्स का 22। रिजर्व्स की बात करें तो 36,000 रिजर्व्स थे जब 2013 में, और आज की डेट में 4,55,636। तो देर इज अ मल्टी टाइम्स ग्रोथ इन दिस बैंक स्टॉक। तो इसी का आपको रिजल्ट मिलता है उसके शेयर प्राइस में और शेयर होल्डर की वेल्थ जनरेशन में। तो ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं कैसे HDFC बैंक ग्रो कर रहा है। तो ये हुई पहली चीज जो है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप इन चीजों पैरामीटर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स कैसे ग्रो कर रही है कंपनी की प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20 के ऊपर कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा है, तो आप ऐसी कंपनियां एक अच्छी फंडामेंटल कंपनियां एज एन इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। तो आप ऐसी कंपनियों को खरीद के अपने लॉन्ग टर्म पीरियड में इसको होल्ड करेंगे तो आपके पास हायर रिटर्न जनरेट करने के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। देन दूसरे टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उनका वॉल्यूम कैसे मूव कर रहा है, देन हिस्टोरिकली उसमें कौन से प्राइस पैटर्न्स बने थे, और वो प्राइस पैटर्न्स फिर से अपने ट्रेंड्स जो है रिपीट होते हैं तो हम उनमें फिर से इन्वेस्ट करने की उसी लेवल पे कोशिश करते हैं। और बेसिक थीसिस ये है कि वो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, बॉलिंजर बैंड्स लोग यूज करते हैं। तो मैं पर आपको एग्जांपल देने वाला हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग का और पुल बैक ट्रेडिंग का। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग मूव है जहां पे हम प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो हम उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मोमेंटम जनरेट हो रहा है। और अगर उसने प्रीवियस हाई का अपना प्राइस ब्रेकआउट किया है तो इट्स पॉसिबल कि वो नए हाईस क्रिएट करने वाला है प्राइस। तो इसकी वजह से ये ट्रेडिंग जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहलाती है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं अमर राजा की, जो इसी साल पिछले 1 2 सालों में जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ ताकि आप उसको कोरिलेट भी कर पाएं। तो अमर राजा की बैटरी की बात करें तो ये अमर राजा बैटरीज का चार्ट है। ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। आप अगर देखें अमर राजा बैटरीज जो था 980 लेवल के करीब बहुत टाइम तक क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो ये प्राइस पैटर्न 2015 में बना था। उसके बाद फिर से कोशिश हुई थी 2021 में, पर यहाँ पे भी वो फेलियर रहा। तो यहाँ पे अब आप देखें जब ये प्राइस पैटर्न अप्रैल 24 में क्रॉस होता है तो ये स्टॉक 60% का जंप दिखाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। नाउ अगर हम इस चीज को, अब वो तो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। मैं जो कहने की कोशिश करता हूँ वो मेरी हमेशा होती है कि आप प्राइस बिहेवियर को उनके फंडामेंटल बिहेवियर के साथ अगर जोड़ दें तो दैट्स कॉल्ड टेक्नो फंडा एनालिसिस। और वो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है आपको स्टॉक्स पिक करने के लिए। नाउ हमारा अगर बैटरीज के अगर हम 2021 के नंबरों को देखें तो 2021 में हमारा जो बैटरी जो थी वो 7,000 करोड़ का सेल कर रही थी और 647 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। बट अगर आप मार्च की बात करें तो ये जो सेल्स है वो 11,000 करोड़ हो जाती है और प्रॉफिट जो है वो 900 करोड़ हो जाते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर 7,000 करोड़ की सेल के ऊपर अमर राजा का प्राइस 980 था, तो हाउ इज इट इट्स इट्स पॉसिबल कि हाँ जब उसकी सेल बढ़ रही है तो उसका प्राइस कम होगा।
प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आज नहीं तो कल उसका प्राइस जो है कैचअप कर ही लेगा। यही फंडामेंटल एनालिसिस कहता है। और दैट्स वाई अगर आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर पाते तो आपके पास ये लॉजिक था कि कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है पर हमारे पास हायर प्राइस अभी तक नहीं आया है, तो ये एक फंडामेंटल बाय बन जाता है। देन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डीएलएफ का। ये लिए ये डीएलएफ में टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम ये जानेंगे कि ये मंथली चार्ट है। जो प्राइस डीएलएफ का 2009 के लेवल पे आया था वो बहुत ही लंबे पीरियड तक वापस ही नहीं आया। ये लेवल जाके आया था 2021 में, और वहां पे एक फेल्ड ब्रेकआउट रहा, ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी नहीं हुई। और एक्चुअल ब्रेकआउट जो था कंपनी ने दिया जनवरी सॉरी अप्रैल 23 में। और जैसे ही कंपनी ने ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ये स्टॉक जो है 98% का ग्रोथ दिखाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नाउ लेट्स कंपेयर द डीएलएफ एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, ताकि आप इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर सकें। आप इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड कर सकते थे अगर हम एक नॉर्मल ट्रेडर हैं। तो अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हमारा मानना होगा कि नवंबर 21 से लेके ये प्राइस जो था 500 450 के लेवल के ऊपर नहीं गया था। तो अगर आप नॉर्मल चार्ट पैटर्न भी खाली देखें तो उसके ऊपर भी आप इसको ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है अपने प्रीवियस स्विंग हाई के। और अगर हम इसको इसके फंडामेंटल के साथ जोड़ देते हैं तो उसके आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पॉजिटिव ऑन द चार्ट ट्रेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ अगर हम बात करें 2021 में डीएलएफ जो सेल्स कर रहा था उसकी वैल्यू थी 5,000 करोड़, और 2024 में उसकी वैल्यू है 6,427 करोड़। 2021 के प्रॉफिट की बात करें वहां पे हमारे पास 1,083 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च में 2,724 करोड़ का प्रॉफिट था। हमारा ईपीएस जो है वो 4 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो जाता है। यानी कि प्राइस सेम जगह पे मूव कर रहा है जबकि अर्निंग पर शेयर हमारी ऑलरेडी डबल हो चुकी है। बेसिकली 4 रुपये से बढ़कर 11 रुपये की हो चुकी है। तो यहाँ पे ये प्राइस जो है डिजर्व करता है इन एक्स्ट्रा मूव। तो जैसे ही ये प्राइस वापस इस लेवल पे क्रॉस करता है वी विल कॉल इट ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम सपोर्ट है और आरएसआई भी ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम है, लोगों के पास डिमांड है। इसलिए ये रेजिस्टेंस काम नहीं करती, ये रेजिस्टेंस जो है पीछे छूट जाती है और इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। नाउ एक ऐसा और एग्जांपल है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में भी यही हुआ था। जैसे ही मार्केट के डायनामिक्स बदले उसके स्टॉक प्राइसेस ने पिछले हाइस को क्रॉस किया और आपके पास एक नया स्टॉक जनरेट हो जाता है। पर भारतीय एयरटेल ने, आप ये देखें, आपको 2 बार चांस दिया इस स्टॉक को ट्रेड करने का। पहला ब्रेकआउट आया था सितंबर 22 में जहां पे वो स्टॉक बढ़ता है, बट वो वापस उस लेवल्स को चेक करने के लिए चला जाता है 764 पे। और जैसे ही ये लेवल वापस ऊपर उठता है आप देखें अपने आरएसआईसी की सपोर्ट होगी, आपके पास वॉल्यूम जो है वो मंथ में एक्स्ट्रा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड जो आपके लिए बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करेगा, ऑलमोस्ट 100% विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो दिस इज हाउ द ब्रेकन ट्रेडिंग वर्क्स। आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं। करंटली मैंने आपको जो टाइम फ्रेम दिखाया है वो मंथली और वीकली का है, बट मैं मानता हूँ कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा लॉजिकल हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है अगर लंबे समय के पीरियड पे आए तो वो ज़्यादा लंबे गेन्स भी जनरेट करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि हम देख सकते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग तरीके होते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप यही देखने की कोशिश करो कंपनी ऐसी मार्केट में है जो आने वाले समय में ग्रो कर रही है और वहाँ पे स्ट्रांग रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हम इसमें एग्जांपल आपके सामने लेके आए हैं डी मार्ट का। तो डी मार्ट का शेयर जो था मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। आप डी मार्ट का शेयर देखिए। तो डीमार्ट का शेयर जो था वो लिस्ट हुआ था 2017 में। 2017 में हमारे बहुत सारे सुपरमार्केट्स खुल रहे थे और सुपरमार्केट्स का एक चलन आगे बढ़ना शुरू हो गया था। और जहाँ पे बाकी सुपरमार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे थे, डीमार्ट जो था एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था, क्योंकि उनके पास एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। वो बेसिकली अपने स्टोर्स जो थे वो रेंटल पे नहीं लेते थे। तो उनका लॉजिक है वो स्टोर जो है ओन करते हैं। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ रेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ इंक्रीज नहीं होती, वो माइनस हो जाती है। तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है जैसे ही उनका स्टोर मैच्योर होना शुरू हो जाता है।
और यही लॉजिक लेके डीमार्ट जब लिस्ट हुआ, तो डीमार्ट ने अपनी लिस्टिंग के प्राइस से यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का गेन जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। तो हम चीज क्या करने की कोशिश करें, हम ऐसा स्टॉक पकड़ने की कोशिश करें जो हम ट्रेंड बन रहा है और आने वाले समय में अच्छा क्रिएट करेगा। और क्योंकि ये डिमांड है, बहुत सारे स्टोर सुपरमार्केट में बदल रहे हैं, क्योंकि किराना स्टोर्स भी ये समझ रहे हैं कि हमें सुपरमार्केट के साथ अगर compete करना है, तो हमें उनकी लेवल पे ही उनके स्टाइल के साथ कंपेयर करना होगा। आप भी देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में ये चीज़ ऑलरेडी हो रही होगी। तो डीमार्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे इस सारी चीज़ों को लीड करता है। अगेन, अगर तो आप स्टॉक पैटर्न को देखें तो वो रिटर्न देगा, बट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक पैटर्न पे नहीं कर रहे, बेसिकली कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 2013 में जहां डीमैट ने सेल्स जनरेट करी थी 3,300 करोड़ की, आज की डेट में डीमैट जो है 54,000 करोड़ की सेल जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल ऑफ डिफरेंस कितना है। ईपीएस 1.73, आज की डेट में ईपीएस जो है 41 है। तो देर इज ए 20 टाइम्स ग्रोथ इन द डीमार्ट स्टॉक विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years। दैट्स व्हाट यू चेस्ड एंड दैट्स व्हाट यू इन्वेस्टेड। देन मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आया, जो बेसिकली बजाज फाइनेंस एनबीएफसी के फील्ड में, बजाज फाइनेंस, सॉरी, बजाज फाइनेंस का स्टॉक हम देखें, मल्टी बैगर रिटर्न्स है बजाज फाइनेंस के। मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ ताकि ईज ऑफ यूज़ के लिए हम देख सकें और लॉन्ग पीरियड के लिए देख सकें। ये उसका फॉल था जब 2008 का क्रैश आया था, बट स्टॉक ने एक ही साल में बड़ी जल्दी कवर कर लिया। अगेन यहाँ पे भी ब्रेकआउट वाला ही लॉजिक बनता है, जब यहाँ पे लेवल ऑफ सेल्स उतनी थी, इधर भी सेल्स उतनी थी, तो स्टॉक ग्रो करना शुरू करता है। आप देखें 2010 के बाद बजाज फाइनेंस का शेयर जो 20 रुपए से लेके 7,000 रुपए के लेवल तक चला गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट्स और बोनसेस अनाउंस होंगे, इसलिए ये आपको पुराना प्राइस जो है 20 रुपए ही दिखेगा। तो ये देखिए, इट्स अ मल्टी बैगर रिटर्न। बजाज फाइनेंस ने सिंपली उन स्मॉल टिकट आइटम्स को फाइनेंस करना शुरू किया जो बैंक्स नहीं फाइनेंस कर रहे थे। तो दे फाउंड अ नीश। और आज की डेट में हम देखें, हम बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे खरीदते हैं, और बहुत सारी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो बजाज फाइनेंस ने उन सारे डीलर्स के साथ टाई अप किया, उनकी शॉप्स पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए, और उन स्मॉल टिकट आइटम्स को, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसी हो, उनको ईएमआईज में, आपको 11 मंथ की ईएमआईज में कन्वर्ट करके बेचना शुरू किया। दैट्स हाउ वो एक अलग बिजनेस मॉडल लेके आया था, और उसकी ग्रोथ उसको सपोर्ट कर रही थी, और वही चीज़ उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हुई। बजाज फाइनेंस बिकेम ए मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप देखें 2015 की सेल्स 5,000 करोड़ थी, आज की डेट में 10 गुना हो चुकी है, 54,000 करोड़, एंड स्टॉक प्राइस जो है 17 से 233 हो चुका है। मल्टी बैगर रिटर्न ऐसे ही जनरेट होता है। Then next type of method is value investing. Value investing is totally different concept. वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा स्टॉक जो मार्केट में एक अपने रियल टाइम वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहा, इसका कंपैरिजन आप इंडस्ट्री के एवरेजेस से करके करते हैं कि उसके पीयर्स कितने लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक कितने लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पी रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपके पास बैलेंस शीट पे कैश बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले समय में आपको बोनस भी देगी, तो वो ग्रो भी करेगी। इसके सीधे सीधे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आईटीसी है, फिर आपके पास वेदांता है, फिर आपके पास ये कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसी कंपनियां जो हैं, जो इस वैल्यू स्टॉक के मैट्रिक्स को मीट आउट करती हैं, क्योंकि वो लो पीई पे ट्रेड करती हैं, वो हाई डिविडेंड देती हैं, और एट द सेम टाइम स्मॉल स्मॉल कैपिटल गेन भी जनरेट करती हैं। उनके पास स्टॉक में कैश इतना जनरेट हो जाता है, तो वो समय समय पर आपको बोनस भी देती रहेंगी, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की कैटेगरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके इसलिए ये स्मॉल स्निपेट लेके आया हूँ स्ट्रैटेजीज में। स्ट्रैटेजीज बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, हम उसको एक सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से कुछ टाइप को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो देन ओवर द पीरियड आप उसको मास्टर करते हैं और उसको इम्प्रूवाइज करते हैं। सो दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू लीव फॉर द डे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू
कि आप अपने सर्कल में हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।